हाय बच्चों, कैसे हो। तो कल एक इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए कल का लेक्चर हमने कॉम्पिटिटिव का नहीं रखा, लेकिन वो लेक्चर हम पोस्टपोन कर रहे हैं संडे को। तो जो हमारा कॉम्पिटिटिव का लेक्चर छूट गया है वो हम संडे को लेने वाले हैं मॉर्निंग में, ओके। लेकिन या तो फिर इवनिंग में, क्योंकि मॉर्निंग में तो हमारी टेस्ट रहेगी। तो ऐसा करते हैं, मैं संडे इवनिंग को या तो मंडे को आपको जो भी है मैसेज कर दूंगा कि हम कब हमारा लेक्चर शिफ्ट कर रहे हैं, ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हम रेगुलर एनसीईआरटी लेक्चर में एनांशियोमर, डायस्टेरियोमर, मेसोकंपाउंड एंड अगर टाइम बचा तो हम पढ़ने वाले कौन से नोमेनक्लेचर बच्चों, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बोलो व्हाट डू यू मीन बाय एनांशियोमर। आपको बोला था कि आप लोग जीनीट सीरीज में जाओ, वहां मेरे ख्याल से 11 to 20 नंबर के वीडियो में ये सब कुछ मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन देके रखा है आरएस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो आपको बड़ी मजा आएगी वो वीडियोस देख के, ओके बच्चों। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डेक्स्ट्रो आइसोमर, लिवो आइसोमर एंड रेसिमिक मिक्सचर। तो डेक्स्ट्रो, लिवो एंड रेसिमिक मिक्सचर इज ओनली एंड ओनली एक्सपेरिमेंटल प्रूव डेटा बाय यूजिंग अ पोलरिमीटर। वो देख के नहीं कभी पता चलता था, देख के पता चलते हैं तीन। उसमें सबसे पहले का नाम है व्हाट डू यू मीन बाय एनांशियोमर। वो एनांशियोमर में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं। फिर सेकंड हमारे पास आएगा व्हाट डू यू मीन बाय डायस्टेरियोमर, और उसमें हम लोग क्या इंडिकेट कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास आएगा मेसो कंपाउंड। चलो देखते हैं डिटेल में व्हाट डू यू मीन बाय एनांशियोमर एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायस्टेरियोमर। एनांशियोमर and diastereomer both are optically active. Enantiomer and diastereomer both are optically active. ओके बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे जा रहे हैं। डिटेल लेवल के लिए मैंने आपको बोला है, आपको जीनीट सीरीज में जाके वहां पे चेक करते हैं वीडियो। व्हाट डू यू मीन बाय एनांशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव। सेकंड, दे आर नोन एज अ मिरर image of each other. They are known as a mirror image of each other. Mirror image of what? Each other. और डायस्टेरियोमर में लिखने जाए so they are termed as a what? So they are termed as a non-mirror image. They are termed as a what? Non-mirror image. Now third point, enantiomer की बात करें so enantiomer are the non-superimposable. Enantiomer are the non-superimposable on its mirror image. Non-superimposable on its what? Non-superimposable on its mirror image. और डायस्टेरियोमर्स आर टोटली डिफरेंट कंपाउंड। तो इसमें तो हम सीधा लिख सकते हैं दे आर द नॉन मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। यस, नॉन मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स व्हाट? तो नॉन सुपर इम्पोजेबल on its mirror image. So this one is known as a diastereomer. means आप लोग ऐसा बोल सकते हो ये due to mirror image of each other, जैसे आप और आपके जुड़वा जैसी बात है इसमें। so it is a difficult to separate. It is a very difficult to separate क्योंकि दोनों कंपाउंड है तो सेम टू सेम मिरर इमेज ही है एंड दे आर द टोटली डिफरेंट कंपाउंड। तो दे आर इजीली सेपरेटेड। ओके, दे आर इजीली सेपरेटेड बाय यूजिंग अ वेरी सिंपल मेथड, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट कंपाउंड है और ये सेम कंपाउंड है। अगर सेम कंपाउंड हुए सो दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। और अगर हमारे पास टोटली डिफरेंट कंपाउंड है सो दे आर इजीली सेपरेटेड। टप्पी पड़ी बच्चों, सो दे आर व्हाट? तो दे आर इजीली सेपरेटेड। ओके, तो चलो पर्टिकुलर एग्जांपल से जाते हैं कि हाउ वी डिटरमाइन एनांशियोमर एंड हाउ वी डिटरमाइन
डायस्टेरियोमर, एनांशियोमर एंड डायस्टेरियोमर हम कैसे डिटरमाइन करें एंड हाउ वी इंक्लूड दैट कंसेप्ट। ओके, तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर से बड़े बेसिक लेवल से आगे बढ़ते हैं। कायरल सेंटर में से अगर आपको ड्रॉ करने हैं स्टीरियो आइसोमर when no meso compounds are present, so stereo isomers का फॉर्मूला होगा 2:n, where n is known as a, क्या बोले, where n is known as a number of a chiral center। डिटेल के लिए बच्चों मैंने आपको बोला था आपको कहाँ पे जाना है, ओके, तो वहां आपको कॉम्पिटिटिव के लेक्चर में डिटेल मिल जाएगा, ये आपकी एनसीईआरटी लेवल के लिए सब कुछ इनफ है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलो तो पहला कंपाउंड, इन दिस कंपाउंड यू डिटरमाइन, चलो पहला 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। नाउ हाउ वी डिटरमाइन एनांशियोमेरिक पेयर, हाउ वी डिटरमाइन डायस्टेरियोमेरिक पेयर। ओके, तो वो सबसे पहले हमको यहाँ डिसाइड करनी है। चलो तो डिसाइड कर लेते हैं, पहले उनका स्ट्रक्चर बना दो। तो ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब 4 कार्बन विथ क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरो, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे क्या होगा बच्चों, Cl। याद आया स्ट्रक्चर, मैं बोलूं 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, उसका मतलब सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा मेरे पास, Cl प्रेजेंट होगा। यहाँ H लगा देते, यहाँ H लगा देते और यहाँ पे लगा देते हम CH3। तो ये सबसे पहला कायरल सेंटर और ये दूसरा कायरल सेंटर। वी हैविंग अ 2 कायरल सेंटर, सो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर दिस, तो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2:2, तो हम टोटल कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे, 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। चलो कैसे, तो सबसे पहले फिशर ने बोला था कि भाई अरेंज कार्बन कंटेनिंग चेन वर्टिकली, फिर मोर रिएक्टिव ग्रुप को आप लोग राइट साइड रखो और जो बाकी बचा उसको आप लोग लेफ्ट साइड रखो। इसको मैं बोल देता हूं बच्चों A बोल देता हूं। ओके, चलो अब इसकी मिरर इमेज, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो आपको सिखाया था कि मिरर में देखो तो क्या होता है, पैर ऊपर चले जाते हैं, नहीं नहीं सर, सिर्फ साइड्स चेंज होती है। क्या चेंज होती है बच्चों, ओनली साइड्स आर चेंज। चलो तो साइड्स चेंज कर देते, तो COOH CH3। चलो फिर क्या करें बच्चों, जो H लेफ्ट साइड था वो H कहाँ चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। जो Cl राइट साइड है वो Cl पहुंच जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट साइड पहुंच जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा B। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब क्या करो, अब हमको तो 4 स्ट्रक्चर बनाने हैं ना, तो बच्चों कितने स्ट्रक्चर बने आपके पास, सब 2 ही स्ट्रक्चर बने। तो अब क्या करो, सिर्फ एक H और Cl को घुमा दो, दोनों को नहीं, ओनली शिफ्ट 1 H and 1 Cl। देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो तो COOH CH3, ओनली शिफ्टिंग ऑफ 1 H and 1 Cl। यहाँ पे मैं Cl और ये Cl कर देते हैं और ये हमारे पास आ गया H और ये हमारे पास आ गया H। ओके, चलो इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करो। तो इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करने जाए तो क्या बोला था, ओनली क्या चेंज होगा, तो सर ओनली साइड्स आर चेंज। ओके, ओनली चेंज अकर इन साइड्स, तो ओनली साइड्स आर चेंज। ओके, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ H और यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ H। ये आया हमारे पास D आंसर। ओके, नाउ डिटरमाइन विच वन इज अ एनांशियोमर, which one is a diastereomer। ओके, चलो डिटरमाइन करोगे which one is a enantiomer and which one is a diastereomer, how we determine this thing। ओके, चलो क्या था enantiomer, बोलो फटाफट। सर enantiomer था मिरर इमेज। क्या था enantiomer, मिरर इमेज। बोलो कौन कौन सी मिरर इमेज है, सर A and B are the pair of enantiomer। Yes sir, C and D are the pair of the what, enantiomer। Okay, they are the mirror image। डायस्टेरियोमर का मतलब टोटली डिफरेंट कंपाउंड, उसका मतलब A के साथ कंबाइन करते हैं, C को कंबाइन करते हैं, फिर A के साथ कंबाइन करते हैं, D को कंबाइन करते हैं, फिर B के साथ कंबाइन करते हैं, C को कंबाइन करते हैं, फिर D के साथ कंबाइन करते हैं, D को कंबाइन करते हैं। सो दिस इज नोन एज अ बाइफर्केशन, डिटेल बाइफर्केशन ऑफ अ व्हाट, एनांशियोमर
as well as a diastereomer. Understand बच्चों? So by this way we determine a pair of enantiomer and a pair of diastereomer. चलो दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें आप लोग ट्राई करना कि इसमें एनांशियोमेरिक पेयर कितनी है, डायस्टीरियोमेरिक पेयर कितनी है, और क्या नया करने वाले इसमें. ओके यस, बड़ा इंटरेस्टिंग नया केस इसमें करने वाले हैं. देखते हैं आप में से कितने आइडेंटिफाई कर सकते हैं. चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास अब दूसरा एग्जांपल है कि भाई 2,3 डाइहाइड्रोक्सी 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटाडीइक एसिड 2,3 डाइहाइड्रोक्सीब्यूटाडीइक एसिड, या तो इट इज ऑल्सो नोन एज टार्टरिक एसिड. क्या बोलते हैं इसको? टार्टरिक एसिड बोलते हैं. ओके तो क्या होता है टार्टरिक एसिड? तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 1 2 3 4, फिर ओइक एसिड COOH, ये हो गया डाइओइक एसिड. फिर सेकंड एंड थर्ड पे हमारे पास है हाइड्रोक्सी ग्रुप, सेकंड एंड थर्ड पे हमारे पास है हाइड्रोक्सी ग्रुप, और बाकी बचा वो हाइड्रोजन. तो यहाँ पे एक कायरल कार्बन और दूसरा कायरल कार्बन. ओके सो हियर नंबर ऑफ कायरल सेंटर इज 2. तो पॉसिबल ड्राइंग जो हम करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स, हमारे पास जो टोटल आने वाले हैं 2n 2 और 4. लेकिन बच्चों इसमें एक ट्विस्ट है, देखते हैं इसमें क्या ट्विस्ट करते हैं. रेडी है ना बच्चों? ओके इसमें मैं थोड़ा ट्विस्टिंग करने वाला हूं. क्या ट्विस्ट होगा वो तो ड्रॉ करेंगे तभी पता चलेगा. चलो तो पहले तो 4 तो बना दे, फिर देखते हैं जो देखना है वो. ओके तो चलो क्या करें, तो COOH. ओके फिर क्या आएगा बोलो, हमारे पास राइट साइड आएगा OH. फिर क्या करें, हमारे पास आएगा H. ओके चलो फिर नेक्स्ट ये हमारे पास आया ये वाला आंसर. ओके चलो नेक्स्ट वन. तो यहाँ पे हम क्या लिखे COOH. ओके चलो फिर क्या करें, यहाँ पे लिखे H, यहाँ पे लिखते H, यहाँ पे लिखते OH, यहाँ पे लिखते OH. इसको हम बोल देते हैं B बोल देते हैं. ओके चलो नेक्स्ट वन. अब क्या चेंज करने को बोला था सर? आपने बोला था कि एक H एंड OH की पोजीशन चेंज कर दो. ओके सर आपने बोला था कि एक H एंड OH की पोजीशन चेंज कर दो. तो यहाँ पे हम H एंड OH की पोजीशन चेंज कर देते हैं. ओके यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं पोजीशन ऑफ H एंड OH. ओके तो COOH. ओके फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मिरर इमेज चेंज कर देते हैं. ये H कर देते हैं, ये H कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हम OH, यहाँ पे कर देते हम OH. ये हो जाएगा D हो जाएगा. चलो अब बताओ क्या कहानी में ट्विस्ट आते? बोले सर A एंड B एनांशियोमर. ठहरो सोचो क्यों मना कर रहा हूं. तो रीजन है कि यहाँ टॉप और बॉटम में सेम ग्रुप है. सो when we observe that a similar group present at both the end, तो maybe presence of presence of a meso compound, क्योंकि मेसो कंपाउंड के अंदर होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड ड्यू टू दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री दे आर द सुपर इम्पोजेबल. ध्यान से देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री अबव हाफ पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज टोटली ओवरलैप ऑन अ बिलो हाफ पार्ट. above half part of a molecule is totally overlap on a below half part. तो उसकी मिरर इमेज नहीं कर सकते. तो कोई आपको पूछे कि इसके टोटल आइसोमर 4 नहीं होते, इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होते 3. कौन कौन से? सबसे पहले क्यों कट किया? क्योंकि सेम ही है. When you observe that plane of symmetry, तो हम लिख सकते हैं कि when above half part of a molecule is imposable, when above half part
of a molecule, when above half part of a molecule is superimposable, when above half part of a molecule is superimposable on below half part of a molecule, when above half part of a molecule is superimposable on below half part of a molecule, so what will happen? Below half part of a molecule, so that compound is known as मेसो कंपाउंड. क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसको? तो इट इज टर्म्ड एज विच टाइप ऑफ अ कंपाउंड? तो इट इज टर्म्ड एज अ मेसो कंपाउंड. क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसको? तो उसको हम बोलते हैं कौन सा कंपाउंड? मेसो कंपाउंड. कौन सा कंपाउंड बोलते हैं प्यारे बच्चों? सो दे आर टर्म्ड एज विच टाइप ऑफ अ कंपाउंड? सो दे आर टर्म्ड एज अ मेसो कंपाउंड. ओके, दे आर टर्म्ड एज विच कंपाउंड? मेसो. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सटा plane of symmetry, due to presence of this plane of symmetry, due to presence of plane of symmetry, above half part of molecule is totally super, ऐसे बंद हो जाता है, superimposable on below half part of a molecule, and due to this reason आगे हमने racemic mixture में बोला था external compensation, और मेसो कंपाउंड में बोला जाता है इंटरनल कंपेंसेशन. क्या बोला जाता है? तो इसके अंदर बोला जाता है इंटरनल कंपेंसेशन. मेसो कंपाउंड में बोला जाता था एक्सटर्नल कंपेंसेशन. सॉरी, रेसिमिक मिक्सचर में बोला वो पीपीएल, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बोलते थे. इसके अंदर आ जाता है इंटरनल, विदिन स्ट्रक्चर, इसलिए इंटरनल बोलते हैं. विदिन स्ट्रक्चर तो इंटरनल बोलते हैं. दिस कंपाउंड इज नोन एज optically inactive. This one is known as a what? So this is known as a optically inactive compound. Okay, इसको बच्चों हम कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? तो this one is known as a which type of compound? तो this one is known as a optically inactive compound. Okay, तो अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछे टार्ट्रिक एसिड के तो 3, उसमें से this 2 optically active, टोटल स्टीरियो आइसोमर 3, उसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव और ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव. सो बाय दिस वे वी ऑब्टेन अ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 3, फ्रॉम विच 1 is optically inactive and 2 is optically active. टप्पी पड़ी बच्चों. 1 is a what? 1 is optically inactive and 2 is optically active. चलो क्लियर हुआ बच्चों? टप्पी पड़ी आपको. अगर आपको ये लास्ट वाला नहीं दिखता है तो मैं फिर से स्पेसिफाई करता हूं. ये वाला कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन. ड्यू टू विच कंपेंसेशन बच्चों? ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन. वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्लियर? कोई डाउट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ एनंशियोमर, डायस्टीरियोमर, मेसो कंपाउंड. ओके बच्चों, चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. तो हमारे पास टोटल कितने थे? तो बच्चों हमारे पास टोटल 6 आइसोमर थे. सबसे पहला आइसोमर कौन सा था? डेक्स्ट्रो. दूसरा कौन सा था? लीवो. तीसरा कौन सा था? रेसिमिक मिक्सचर. चौथा कौन सा पढ़ा हमने? चौथा हमने पढ़ा एनंशियोमर. पांचवा कौन सा पढ़ा? डायस्टीरियोमर. सिक्स्थ कौन सा पढ़ा? बोलो फास्ट. तो सर सिक्स्थ हमने पढ़ा मेसो कंपाउंड. चलो इसमें से कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव? तो सर डेक्स्ट्रो ऑप्टिकली एक्टिव, लीवो ऑप्टिकली एक्टिव, एनंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव, डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव. कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव? रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड मेसो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. रेसिमिक क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव? ड्यू टू 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो आइसोमर. ओके, और मेसो क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये रेसिमिक में एक्सटर्नल कंपेंसेशन होता है और मेसो में इंटरनल कंपेंसेशन होता है. रेसिमिक में एक्सटर्नल कंपेंसेशन होता है और मेसो में इंटरनल कंपेंसेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमर्स रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी. ओके, रिलेटेड टू व्हाट? Related to optical activity. Now we shifted towards a nomenclature of this optically active
आइसोमर। तो nomenclature of this optically active isomer mainly divided in two categories. First category is known as a relative nomenclature. First category is known as a relative configuration या तो relative nomenclature, and second one is known as a absolute configuration या तो absolute nomenclature. सेकंड को क्या बोलते हैं बच्चों? तो एब्सोल्यूट कन्फ्यूगरेशन या तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? एब्सोल्यूट कन्फ्यूगरेशन या तो एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। ओके, पहला कौन सा बोला प्यारे बच्चों मैंने? सर आपने फर्स्ट बोला रिलेटिव नोमेनक्लेचर और सेकंड आपने बोला एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। उसको कन्फ्यूगरेशन भी लिख सकते हैं, रिलेटिव कन्फ्यूगरेशन है ना, एब्सोल्यूट कन्फ्यूगरेशन। कौन सा? रिलेटिव कन्फ्यूगरेशन है ना, एब्सोल्यूट कन्फ्यूगरेशन। रिलेटिव कन्फ्यूगरेशन को बोलते हैं कैपिटल डी। याद रखना कैपिटल डी। कई बार पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड डी? सर बड़ी एबीसीडी छोटे पे नहीं बेचा कटो। डी कैपिटल डी इज अ नोमेनक्लेचर, स्मॉल डी इज अ टेक्स्ट आइसोमर। हां सर बराबर याद आया बराबर बोल रहे हो सर, आप बराबर बोल रहे हो कि कैपिटल डी का मतलब नोमेनक्लेचर, स्मॉल डी का मतलब आइसोमर्स। वो आपको दिमाग में फिट करना है। तो रिलेटिव में हमारे पास आएगा डी एंड एल नोमेनक्लेचर, वो किसी के कंपेयर में होगा। और ये हमारे पास आएगा कान, इंगोल्ड एंड प्रीलो। ओके, कान, इंग, CHAN। ओके, कान, इंगोल्ड एंड प्रीलो, ये तीन साइंटिस्टों ने मिलकर डिसाइड किया था नोमेनक्लेचर। उसको बोलते हैं R and S कन्फ्यूगरेशन। R टर्म्स टू रेक्टस एंड S टर्म्स टू सिनिस्टर। ओके, चलो तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप दोनों के दोनों नोमेनक्लेचर कैसे लिखें। तो रिलेटिव का मतलब विथ कंपैरिजन, किसी के कंपैरिजन में वो नोमेनक्लेचर लेने वाले हैं। सो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव कन्फ्यूगरेशन। रिलेटिव का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव का मतलब होगा किसी के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं कौन सा कन्फ्यूगरेशन? रिलेटिव कन्फ्यूगरेशन। तो क्या करें रिलेटिव कन्फ्यूगरेशन में? सो इन केस ऑफ अ रिलेटिव कन्फ्यूगरेशन अ ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज यूज्ड। A glyceraldehyde molecule is used as a base. Glyceraldehyde used as a basic compound to explain main base to explain this relative configuration. क्या होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड? ओके, चलो आप सबको ग्लिसरॉल्डिहाइड ना आता हो तो ये तो आता है ना ग्लिसरॉल क्या होता है बताओ। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लिसरॉल? सर ग्लिसरॉल का मतलब होता है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। गुड, ग्लिसरॉल को क्या बोलते हैं? प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। दिस इज टर्म्ड एज अ ग्लिसरॉल। इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। व्हाट डू यू मीन बाय एल्डिहाइड? तो कोई एक अल्कोहल को हटा के वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं, तो ये हो गया हमारा कायरल सेंटर। चलो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे नाम लिखे, रेडी रहना। इट इज अ बेसिक ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल। अब इसके रिस्पेक्ट में कैसे ढूंढने? ओके, तो चलो फर्स्ट वन, what do you mean by deconfiguration? And या तो what do you mean by denomenclature? What do you mean by deconfiguration or what do you mean by a denomenclature? And second is known as a what do you mean by L configuration and what do you mean by L nomenclature? Okay, L configuration या तो फिर L nomenclature में क्या आ सकता है वो देख लेते हैं। चलो, तो denomenclature or deconfiguration means if OH, NH2, halogen groups present on a right side, if these groups are present on a which side? So if these groups are present on a which side? This group are present on a right side. So it is termed as a denomenclature. उसको हम क्या बोलते हैं? denomenclature. What do you mean by L nomenclature? Okay, अगर ग्रुप के बीच में कंपैरिजन जैसे OH NH2 दोनों हो तो OH मोर रिएक्टिव, तो वो राइट साइड होना चाहिए, वो ध्यान रखना आप लोग। ओके, L nomenclature का मतलब if OH group, if NH2 group, if halogen group present on a which side? If this group are present on a which side? If this group are present on a left side, so it is termed as a which configuration या तो which nomenclature? L nomenclature. चलो ड्राइंग करते हैं, ध्यान रखना।
तो सबसे ऊपर हमारे पास है CHO, बीच में है हमारे पास C और सबसे नीचे है CH2OH। फिर से यहाँ पे मैं लिखता हूँ CHO फिर C और फिर CH2OH। डन। ओके, अब ये OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन राइट साइड और ये OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड। ओके, ये H और ये H, तो इसको बोलते हैं डी ग्लिसराल्डिहाइड। It is termed as a D-glyceraldehyde and it is termed as a L-glyceraldehyde, D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde। ओके, ये हो गया हमारे पास D-glyceraldehyde और दूसरा हमारे पास हो गया L-glyceraldehyde। टप्पी पड़ी बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव नोमेनक्लेचर। आपने बायोलॉजी वाले जो मेरे बच्चे हैं ना, मे भी उन्होंने भी ये देखा हो। ओके, ए ग्रुप वालों तो लेस फेमिलियर है, लेकिन मे भी बी ग्रुप वाले फेमिलियर। कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग सोच के आंसर बताना। मे भी बी ग्रुप वाले आंसर बता पाए, ए ग्रुप वाले आप लोग इसके ऊपर से ध्यान रख के आंसर बताना। ओके, यस, CHO, CH2OH, फिर मैं लगाता हूँ OH, ये पहला। दूसरा एग्जांपल समझ लो कि CH2OH, COCOH, HCOH एंड CH2OH। यहाँ लिखने जाए तो CH2OH। ओके, फिर यहाँ पे मैं समझ लो कि लिखता हूँ OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। चलो बोलो, इसमें से कौन सा डी कन्फिगरेशन, कौन सा स्ट्रक्चर तो पता चल गया ना किसका है। हाँ सर, ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। सर ये आपने ड्रॉ किया है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। ये सर आपने इसकी मिरर इमेज बनाई है जिसको ग्लूकोज ही बोलते हैं। वेरी गुड। चलो बोलो अब क्या किया जाए, कौन सा डी कौन सा है। सर इसमें देखने जाओ तो 1 2 3 4 मैक्सिमम OH ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। और कई बार डी के साथ प्लस लगाते हैं। ओके, प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो आइसोमर। ये डी को और प्लस को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। डी होता है नोमेनक्लेचर, ये होता है आइसोमर। डी क्या होता है? डी होता है नोमेनक्लेचर और ये क्या होता है? ये होता है आइसोमर। डी क्या होता है? नोमेनक्लेचर। ये क्या होता है? आइसोमर। डी क्या होता है? नोमेनक्लेचर। ये क्या होता है? आइसोमर। प्लस माइनस तो एक्सपेरिमेंटली पोलरिमीटर से पता चलता है, सिर्फ डी हम देख के पता कर सकते हैं। चलो इसके अंदर देखने जाए तो इन मोस्ट ऑफ द OH प्रेजेंट ऑन राइट साइड, तो ये भी हो जाएगा डी। ओके, फ्रुक्टोज लिवो आइसोमर होता है। ओके, इसकी हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द OH प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, तो डी प्लस ग्लूकोज। तो ये आया हमारे पास आंसर। तो प्लस माइनस हमारी बुक में कहीं पे भी लिखा हो दैट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन कैपिटल डी कैपिटल एल तो देख के पता चल जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, प्लस माइनस कहीं पे भी लिखा हो दैट यू मस्ट रिमेंबर, सिर्फ जो कैपिटल डी एंड कैपिटल एल होता है वो आप लोग देख के पता कर सकते। चलो कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों, कुछ पूछना है? So this is all about the which nomenclature. So this is all about the relative nomenclature. Now we shifted towards absolute nomenclature. Okay, now we shifted towards absolute nomenclature. Okay, yes, now we shifted towards absolute nomenclature. लेकिन उससे पहले मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। आप लोग बताओ कि भाई in this compound there is a presence of a meso compound or not। आप लोग सोच के बताओ कि in this particular compound there is a presence of a meso compound or not। आपको plane of symmetry दिखे तो बोल सकते हो, वरना नहीं बोल सकते। ओके, ध्यान से सोच के बताओ कि you observe that there is a presence of a plane of symmetry in this particular compound। अगर दिखता हो तो yes बोलो और ना दिखता हो तो no बोल दो। Out of these three compound in which you observe there is a presence of a plane of symmetry। Okay, आपको ये सोच के आंसर बताना है कि out of these three compound in which case you observe a plane of symmetry। चलो बोलो, सब में हमारे पास तीन कायरल है। each and every one contain 3
कायरल सेंटर। चलो अब सोच के बताओ कि इन विच केस यू ऑब्जर्व मेसो कंपाउंड। ए के अंदर मेसो कंपाउंड दिखता है आपको, बी के अंदर मेसो कंपाउंड दिखता है कि सी के अंदर मेसो कंपाउंड दिखता है। चलो सोच के बताओ, टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऑलमोस्ट मेरे सारे प्यारे बच्चों ने आंसर बता दिया होगा। ओके यस बोलो। चलो फर्स्ट के अंदर, यस फर्स्ट के अंदर देखने जाए तो ये जो कायरल होता है उसको बोलते हैं स्यूडोकीराल। क्यों स्यूडोकीराल? ड्यू टू दिस स्यूडोकीराल यहाँ से पूरा बेंडिंग हो जाता है। देखो यहाँ से अगर ध्यान करो पूरा का पूरा बेंडिंग, ये ऊपर का पोर्शन नीचे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है ड्यू टू दिस स्यूडोकायरल सेंटर। व्हाट विल हैपन अबव हाफ पार्ट ऑफ, इसको बोलते हैं ऐसे कायरल को बोलते हैं स्यूडोकायरल। ओके ऐसे कायरल को बोलते हैं स्यूडोकायरल के भाई। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटर व्हाट विल हैपन अबव हाफ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज ओवरलैप ऑन इसमें भी सेम थे, ये जो H और Cl वाला है वो बन जाएगा स्यूडोकीराल। ओके इन शॉर्ट अबव हाफ पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज टोटली ओवरलैप ऑन अ ग्रुप, डिसाइड नहीं करता लेकिन वो स्यूडोकायरल बन गया ऐसा कार्बन के जहां से दो पूरे कंपाउंड के इक्वल पार्ट हो, ऐसा पर्टिकुलर कायरल सेंटर जहां से फिर एनी ग्रुप इज द ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके लेकिन वो जो कार्बन था, वो जो कायरल सेंटर था, अगर वहां से पूरे कंपाउंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सो दैट कायरल सेंटर इज नोन एज अ स्यूडोकायरल। So that chiral center is known as a which chiral center? So that chiral center is known as a pseudochiral. उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? That chiral center, yes, that chiral center is known as a pseudochiral. Okay, that chiral center बच्चों क्या बोलते हैं? That chiral center is known as a pseudochiral center. कौन सा सेंटर बोलते हैं बच्चों? pseudochiral center। इसमें देखने जाए तो दोनों के दोनों ग्रुप अलग है। So purely 3 chiral center और सारे के सारे एक्टिव chiral center, pseudo भी नहीं। ओके यस दिस वन कंटेन 3 कायरल सेंटर। तो ये कई बार ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं भले ना तीन कायरल सेंटर लेकिन उसमें से एक बन जाता है स्यूडो एंड दैट स्यूडो बिकम यस पूरे कंपाउंड को बना देता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो स्यूडो पूरे कंपाउंड को क्या बना देता है मेरे प्यारे बच्चों? स्यूडो बना देता है पूरे कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके तो नाउ वी शिफ्टेड टुवर्ड्स एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। ओके बच्चों तो कौन से नोमेनक्लेचर की और ये तो बहुत डिटेल में हमने जी में किया था लेकिन चैप्टर में आता है तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है हमारे पास एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन या तो एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। ओके एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन या तो फिर क्या आएगा? एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। ओके चलो याद करो क्या सिखाया था, जिसको याद है वो कमेंट में लिखो। तो यस सर हमको याद है, ऐसा करके कमेंट में स्पेसिफाई करो। चलो जल्दी जल्दी कमेंट में, चलो कमेंट में स्पेसिफाई करो क्या आएगा एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन, फटाफट बोलो क्या होगा। हाँ सर याद है आपने सिखाया था कि एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर का मतलब होता है R nomenclature and S nomenclature. Okay, absolute word itself indicate that it is a highly absolute indicate that it is a highly specific. Absolute indicate that it is a highly having its own rules and regulation. उसको और किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ absolute का मतलब having its own rules and regulation, उसको और किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। 2 कन्फिगरेशन है, हमने साइक्लिक कंपाउंड सबके लिए पढ़ा था, आज मैं सिर्फ ब्रीफ यस हमारे एनसीईआरटी लेवल का करा रहा हूँ। ओके यस अगर आपको ऑब्जर्व करना हो तो जी मीट की सीरीज में जा सकते हो, वहाँ 11 to 20 वीडियो में आपको मेरे ख्याल से यस 18 या 19 या 20 3 में से एक वीडियो में आरएनएस कन्फिगरेशन बड़ा डिटेल में किया है बच्चों। यहाँ पे भी करेंगे लेकिन आपके एनसीईआरटी का रिस्ट्रिक्टेड लेवल होगा। ओके चलो तो स्टार्ट करें। क्या आएगा हमारे पास? आर कन्फिगरेशन एंड क्या आएगा हमारे पास? एस कन्फिगरेशन। तो रूल नंबर 1 सबसे पहला रूल याद कर लेते हैं फटाफट। व्हाट डू यू मीन बाय रूल नंबर 1? तो सबसे पहला रूल हमारे पास ये है कि गिव प्रायोरिटी। यस फर्स्ट रूल इज गिव प्रायोरिटी टू द
priority to the functional group. Give priority to the functional group attached with the chiral carbon. Attached with the chiral carbon according to atomic number of an element. Yes, according to atomic number of an element. We strictly follow atomic number. Yes, atomic number से हमारे सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे. Yes, we give priority to the functional group attached with the chiral carbon according to the, yes, give priority to the functional group according to the functional, yes, according to the atomic number of element. This term is a very important, very important atomic number. चलो, तो हाइड्रोजन का तो आता ही होगा सर, ऑब्वियसली. कार्बन का होगा हमारे पास 6 नाइट्रोजन का होगा, 7 ऑक्सीजन का होगा, 8 फ्लोरीन का होगा. सर क्यों हमको सरम में रख रहा? नहीं, मैं सारे लिख देता हूँ. सोडियम तो होगा नहीं मेरे ख्याल से. अगर मैग्नीशियम भी नहीं होगा, फॉस्फोरस हो सकता है, फॉस्फोरस का 15 होगा, सल्फर का हमारे पास क्या होगा 16 होगा, क्लोरीन का हमारे पास क्या होगा 17 होगा, फिर ब्रोमीन का हमारे पास क्या होगा 53 होगा, फिर आयोडीन का हमारे पास क्या होगा 53 होगा, फिर हमारे पास ब्रोमीन का भी कितना है, आयोडीन का 53 होगा, ब्रोमीन का हम लिख देते हैं 35 होगा ब्रोमीन का. यस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. फिर ये आपने सुना हुआ है कि भाई ये PDNT क्या होता है? हाँ सर, सुना हुआ है. P को बोलते हैं प्रोटियम, D को बोलते हैं ड्यूटेरियम, T को बोलते हैं ट्रिटियम. ओके, यस. चलो फिर नेक्स्ट, कई बार ऐसा वर्ड होता है MEET, सेकेंडरी, सेक, टर्ट, PY, ये सब कुछ आपके नॉलेज में होना चाहिए. PH ऐसा यूज करते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑल द टर्म्स? तो ME को बोलते हैं मीथाइल, ET को बोलते हैं इथाइल, सेक को बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी. यस, सेक इज नोन एज व्हाट? तो सेक इज नोन एज अ सेकेंडरी. टर्ट को बोलते हैं टर्शरी. टर्ट को क्या बोलते हैं? टर्शरी. पीएच को बोलते हैं क्या? तो पीएच को बोलते हैं हम फिनाइल. क्या बोलते हैं पीएच को बच्चों? फिनाइल. ओके, चलो फिर नेक्स्ट, विच वन इज अ मोर रिएक्टिव? यस, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड अगर हमको दिखाई दे उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डबल बॉन्डेड कंपाउंड. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ड्यूरिंग सेशन देने वाले हैं. ओके, फिर टर्शरी अमाइन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन. पर्टिकुलर में अमाइंस की बात कर रहा हूँ. ओके बच्चों, यस, अमाइंस में भी ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है. फिर सिस को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर. यस, ये थोड़ी चीजें आपको दिमाग में डेप्थ में तो मैंने कहा, लेकिन ये अभी याद रखो, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. टप्पी पड़ी तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है हमको अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर. चलो तो हम 3-4 एग्जांपल लेते हैं. तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाए. अकॉर्डिंग टू दी व्हाट? मेरे प्यारे बच्चों जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हो बहुत ध्यान रखना और फटाफट मेरे को बताना कि क्या आंसर आएगा. चलो मैं कार्बन लगाता हूँ, ये चारों की चारों वैलेंसी लगा देते, कार्बन लगा देते, चारों की चारों वैलेंसी लगा देते. यस, अभी आपको क्या करना है? यू जस्ट गिव प्रायोरिटी. यस, OH, फिर हमारे पास आएगा F, फिर हमारे पास आएगा NO2, फिर हमारे पास आएगा Cl. यहाँ लिखते हैं Br, F, NH2OH. ओके, चलो फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं. समझ लो कि यहाँ ही मैं लेता हूँ. कार्बन के साथ हमारे पास 4 ग्रुप अटैच है. यहाँ लिखते हम NO2, यहाँ लिखते हम H, यहाँ लिखते हम CH3, यहाँ लिखते हम C2H5. बोलो चलो क्या क्या लिखे हम, इसके प्रायोरिटी देनी है. ओके, तो चलो सबसे पहला स्टेप आप लोग डिसाइड करो. फर्स्ट एटम को पकड़ो. चलो फर्स्ट एटम को पकड़ा. यस, पहले हम फर्स्ट एटम को सिलेक्ट करते हैं. फर्स्ट एटम को सिलेक्ट करते हैं. चलो अब जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो. जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट, सर
क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, उसके बाद सर फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट, उसके बाद सर ऑक्सीजन का सबसे हाईएस्ट और उसके बाद नाइट्रोजन का सबसे हाईएस्ट। चलो नेक्स्ट, ब्रोमीन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसका सबसे हाईएस्ट? सो ऑब्वियसली ब्रोमीन का सबसे हाईएस्ट, उसके बाद क्या आएगा? फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट, उसके बाद किसका आएगा? ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का सबसे हाईएस्ट। चलो इसमें किसका सबसे हाईएस्ट? ऑब्वियसली सर नाइट्रोजन। अब C2H5 पहले आएगा कि CH3 आएगा? C2H5 का मतलब क्या होता है? कार्बन अटैच विद द कार्बन। ओके, तो ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड और ये आ गया फोर्थ। दैट इज आवर रूल नंबर 1, गिव प्रायोरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। क्या बच्चों बोला मैंने? अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ये आया हमारे पास रूल नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 2। व्हाट डू यू मीन बाय रूल नंबर 2? उसमें हम क्या इंक्लूड करें? तो रूल नंबर 2 इज यस, क्या आएगा रूल नंबर 2 में? तो रूल नंबर 2 का मतलब है हमारे पास रिमूव फोर्थ प्रायोरिटी, जो आपसे दूर है, रिमूव फोर्थ प्रायोरिटी, यस, रिमूव फोर्थ प्रायोरिटी एंड rotate in a sequence, remove fourth priority and rotate in a sequence, yes, remove fourth priority and rotate in a sequence 1 to 2 and 2 to 3, yes, 1 to 2 and 2 to 3, ऐसा आपको करना है। and if you observe that during rotation, yes, if you observe that during rotation आपके पास ऐसा कुछ आया, यस, ये हम समझ लो कि हमारे पास है, यस, ये हमारे पास है 1 नंबर, ये हमारे पास 2 नंबर, ये हमारे पास 3 नंबर, फोर्थ को तो देखना नहीं है, 1 2 एंड 3। चलो तो घुमाओ, रोटेट कराओ। ओके, तो सबसे पहले मैं गया 1 2 2, फिर मैं गया 2 2 3, फिर मैं गया 3 2 1। यस, तो ये कैसे रोटेट हुए मेरे प्यारे बच्चों? सर हम क्लॉकवाइज रोटेट हुए। तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो उसको बोलते हैं आर कन्फ्यूग्रेशन, और आर का मतलब होता है रेक्टस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बोलो जल्दी, आर का मतलब क्या होता है? रेक्टस। यस, चलो, यस, 1 2 2 2 2 3 3 2 1। यस, इट इज नोन एज अ which type of a configuration? Anti-clockwise configuration, or this is known as a which type of a configuration? as comes to sinister, as comes to क्या होगा? sinister। बस आपको यही करना है। ओके, यस, as comes to क्या आएगा? sinister। ओके बच्चों, क्लियर? यस, तो हमारे जो एनसीईआरटी लेवल का है उतना तो बच्चों मैंने करा दिया। आपको वेरिएबल स्ट्रक्चर सब कुछ समझना हो तो जीनीट की सीरीज में जाओ, वहां आप लोग डिटेल में समझ पाओगे ना, इतना तो इनफ है आपके रेगुलर स्टडी के लिए। ओके, चलो तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मिनिमम, हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं मिनिमम। ओके, यहाँ एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम एग्जांपल लेते हैं हम 6 एग्जांपल, एंड फ्रॉम दैट 6 एग्जांपल यू आइडेंटिफाई कि भाई क्या करें और क्या ना करें। आपको प्रायोरिटी देनी है, वो आपका काम है, प्रायोरिटी देने का काम आपका है। आपको डिसाइड करना है कि किसकी क्या प्रायोरिटी आएगी। ओके, यस, दैट यू डिटरमाइन बाय योरसेल्फ। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, बाकी तो मैं सब कुछ समझाऊंगा। चलो स्टार्ट कर दो बच्चों। मैं प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा। विद इन 30 सेकंड आपको प्रायोरिटी डिसाइड कर देनी है। ओके, जितने जितने कंपाउंड यहाँ पे लिखो बच्चों, आप सबको उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर देनी है फटाफट करके। हाँ, यस, वो ध्यान रखना, आपको फटाफट करके उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर देनी है। क्या डिसाइड कर देनी है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर, पता चल गया, हमको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। ओके, चलो तो स्टार्ट कर दो। प्रायोरिटी डिसाइड करनी है आपको OCH3 OC2 H5 एंड NH2। फिर हमारे पास आएगा, यहाँ हम लगा देते हैं Br। फिर हमारे पास आएगा NH2 NHCH3। फिर हमारे पास आएगा NCH3 CH3। फिर हमारे पास आएगा OH। फिर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम P, फिर T, फिर CH3 एंड फिर D। फिर समझ लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ COOH CONH2। फिर हम लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल CH3। फिर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम COOCH3 का एग्जांपल लेते हैं। चलो फटाफट सोच के आंसर बताना बच्चों। ओके, यहाँ मैं लेता हूँ CH3, फिर मैं यहाँ
सिलेक्ट करता हूँ NO2, फिर सिलेक्ट करता हूँ NO2, फिर सिलेक्ट करता है Cl। ओके चलो इसके अंदर देखने जाए तो हमारे पास कार्बन एटम। ओके चलो ओके क्या लिखे फिर OH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड या C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके और फिर हमारे पास आएगा OCH3। चलो तो अब सोच के बताओ क्या किया जाए। टाइम स्टार्ट आपका 1 2 3। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी मेरे प्यारे बच्चों। ओके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो ऑलमोस्ट आप सबने प्रायोरिटी डिसाइड कर दी होगी। चलो तो स्टार्ट करें। सबसे पहला ओ एंड डी आर। बोलो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका? सर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर डी आर। चलो इसमें से कौन पहला आएगा? OC2H5 OC के OH। सर OC2H5 क्योंकि दो कार्बन अटैच है, यहाँ एक ही कार्बन अटैच है। गुड, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ पे। चलो इसके अंदर क्या करें बोलो। पहला क्या है? NO। बोलो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका? सर ऑब्वियसली OH का, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट। चलो इसके अंदर कौन आएगा? इन दोनों 1 2 और 3 में सबसे पहले कौन? तो सबसे पहले ये आएगा। ओके क्यों ये आएगा? नाइट्रोजन के साथ बोला टर्शरी सबसे पहले 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी। चलो नेक्स्ट वन PDT। ये आपको सिखाया था। P का मतलब प्रोटियम, T का मतलब ट्रिटियम, D का मतलब ड्यूटेरियम। चलो बोलो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका? कार्बन का। ऑब्वियसली सर कार्बन का ही होता है ना, तो कार्बन का 1। चलो इन तीनों में पहले कौन? तो ऑब्वियसली ट्रिटियम। 3 मास है, मास हाई है उसका। यस तो ये आएगा सेकंड, ये आएगा थर्ड और ये आएगा फोर्थ वन। चलो नेक्स्ट बड़ा अच्छा एग्जांपल। बोलो इसमें क्या करें? तो इसमें हमारे पास एक C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, दूसरा हमारे पास C डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप है, तीसरा हमारे पास C डबल बॉन्ड O एंड CH3 ग्रुप है। चलो क्या आएगा? तो ये तो कैंसिल, सब में CO कॉमन है। आगे बढ़े, यहाँ पे O है, यहाँ पे N है, यहाँ पे O है। चलो ये इसमें से गया। ओके चलो इन दोनों में पहले कौन? तो O के साथ H है, O के साथ CH3 है। फिर से CO डन डन। ONO N तो गया लेस एटॉमिक नंबर। अब ये दोनों में पहले कौन? तो O के बाद H, O के बाद CH3। बोलो कौन पहले? O के बाद H के। सर ऑब्वियसली O के बाद CH3 पहले, ये फर्स्ट आ जाएगा। फिर C डबल H वाला सेकंड हो जाएगा, नाइट्रोजन वाला थर्ड। और ये बेचारा छोटू सा सबसे पता चला ना, CO सब में था, फिर O था, फिर उसके बाद CH3 फर्स्ट प्रायोरिटी, H लास्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट ओके चलो इसमें क्या करें? सर नहीं कर सकते, क्यों? सेम ग्रुप। अगर सेम ग्रुप होते हो तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, और ऑप्टिकली एक्टिव ही ना हो तो उसका आइसो या तो उसका नोमेनक्लेचर, उसकी कन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं है। ओके अगर सेम ग्रुप ना हो तो उसकी कन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं होती। ओके सेम ग्रुप ना हो तो हम उसकी कन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं कर सकते। टप्पी पड़ी, सेम ग्रुप ना हो तो कन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए वो हमने कैंसिल। चलो नेक्स्ट वन। चलो पहले OCC कौन पहले? ऑब्वियसली सर O पहले, OCH3 एंड OH। चलो इन दोनों में पहले कौन? बी सिखाया था, ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले, ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले, ये 3 और ये 4। चलो तो फोर्थ को देखना नहीं है, 10 को ले जाओ 1 की ओर, तो 1 2 2 2 2 3 3 2 1। चलो अगेन 1 2 2 2 2 3 3 2 1। यस फिर 1 2 2 2 2 3 3 2 1। ओके चलो अगेन 1 2 2 2 2 3 3 2 1। यस इसमें 1 2 2 2 2 3 3 2 1। तो ये हम रोटेट हुए एंटी क्लॉक। यस ये रोटेट हुए क्लॉक, ये रोटेट हुए क्लॉक, ये रोटेट हुए क्लॉक, ये हम रोटेट, ये भी रोटेट हुए क्लॉक। तो जहां जहां पे भी क्लॉकवाइज गए वो सब हो जाएगा हमारे पास R
कन्फ्यूग्रेशन, क्लॉकवाइज का मतलब आर कन्फ्यूग्रेशन और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कौन सी कन्फ्यूग्रेशन बच्चों मेरे, तो सर एस कन्फ्यूग्रेशन का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज और आर कन्फ्यूग्रेशन का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। समझ में आए सारे एग्जांपल? चलो दूसरे 3-4 एग्जांपल लेते हैं, फटाफट आप लोग सॉल्व करो और आंसर फाइनल करो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके यस बच्चों, चलो तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ओके यस चलो, तो मैं ज्यादा नहीं, मैं 4 ही एग्जाम्पल है, तो आप लोग सोच के बताना कि उसके अंदर हम क्या करें। ओके ओनली 4 लास्ट एग्जाम्पल। ओके तो उससे हमारा ऑलमोस्ट सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा। ओके यस चलो, तो हम सारे एग्जाम्पल्स स्टार्ट कर देते कि हमारे पास क्या आंसर आएगा और क्या आंसर नहीं आएगा। ओके और एक 2 कायरल सेंटर का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो तो इसमें मैं लिखता हूँ सबसे पहले NH2, फिर CH3, फिर NO2, फिर OH, फिर CH3, फिर C2H5, फिर NH2, फिर हमारे पास आएगा Br। ओके इसमें एग्जांपल सपोज H, फिर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, फिर NO2 और फिर NH2। ओके चलो एक ना एक एग्जांपल रिपीट हो रहे हैं तो बदल देते हैं। चलो समझ लो कि यहाँ मैं लेता हूँ NHC6H5C6H5। ओके चलो फटाफट प्रायोरिटी देना चालू करो। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ COOH CH3, फिर मेरे पास यहाँ पे समझ लो आ गया CH3, यहाँ पे मेरे पास आ गया OH, यहाँ पे मेरे पास आ गया CH3, यहाँ पे मेरे पास आ गया OH। चलो तो नाम क्या रखे? ओके चलो ये भी थोड़ा चेंज कर दूं तो हमारी प्रैक्टिस सारी हो जाए, परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाए। यस तो C यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH3 and CH3 BRF and CL। चलो प्रायोरिटी, हाँ सर ONCN बोलो, सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका? ऑक्सीजन का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद नाइट्रोजन में पहले कौन? N के साथ O के, N के साथ H, ऑब्वियसली सर N के साथ O ही सबसे पहले आएगा, फिर N के साथ H लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा 4th नंबर। ओके चलो इसमें FCl BRNC सबसे पहले Br, फिर Cl, फिर F और फिर 4th। डन? यस सर। चलो नेक्स्ट NCN। ओके तो N में बड़ा सा ग्रुप सबसे पहले, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड और ये 4th। चलो घुमाना चालू करो। यस सर 1 2 2 2 2 3 3 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुए सर आएगी S कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड। इसमें देखने जाओ तो 1 2 2 2 2 3 3 2 1 क्लॉकवाइज गए तो आया R नॉमेनक्लेचर। चलो इसके अंदर देखने जाओ तो 1 2 2 2 2 3 3 2 1 एंटी क्लॉकवाइज गए तो S नॉमेन। चलो मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी ने ये मेरी G-NET की सीरीज देखी तो आंसर बताओ ये राइट है कि रॉन्ग है? यस सर रॉन्ग है कि राइट है? मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, फटाफट नो 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 लिखो तो पता चले यस रॉन्ग है। यस 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 एक दो ने लिख दिया यस ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? द रीजन इज अ Epling rule. Yes, this thing you must remember. Epling rule. What do you mean by this Epling rule? And when ये ऐसा करते बच्चों इसके बाद वाले एग्जांपल में लेंगे। ओके What do you mean by Epling rule? Yes, कब अप्लाई करना है Epling rule और उसमें क्या आता है? तो Epling rule का मतलब होता है कि if fourth priority present horizontally, if fourth priority present horizontally, कैसे हो बच्चों? if fourth priority present horizontally तो रियल नोमेनक्लेचर, ऐसे बहुत सारी मेथड बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि ये करो वो करो 1 2 रोटेट करो 2 3 रोटेट करो, वो सब झमेले में नहीं पड़ना है। सीधा आंसर रियल नोमेनक्लेचर इज ऑपोजिट देन ऑक्टेन। बस इतना याद रखो, रियल नोमेनक्लेचर इज ऑपोजिट
then obtain nomenclature. This thing you only remember. Okay, so if you observe that fourth priority present horizontally, fourth priority present horizontally, so real nomenclature is what? Exact opposite than obtain nomenclature. Means देखो ये फोर्थ है, चौगा लगा हॉरिजॉन्टल, फोर्थ चौगा लगा हॉरिजॉन्टल, फोर्थ चौगा लगा हॉरिजॉन्टल. व्हेन यू ऑब्जर्व दैट फोर्थ प्रायोरिटी चौगा लगे हॉरिजॉन्टल हो तो सिर्फ करना क्या है, एस आए तो वहां आर करना है, आर आए तो एस करना है, एस आए तो आर करना है, बस इतना करना है. बस दिस simplest way you remember, this is the simplest way to remember कि if कब डाउट करने का, कब डाउट करने का, when you observe that fourth priority is a horizontal, when you observe that fourth priority what, so when you observe that fourth priority is a horizontal, yes, क्या दिखाई दे आपको बच्चों, so when you observe that fourth priority is a horizontal, so at that time real nomenclature is a exact opposite, real nomenclature is a exact opposite then obtain nomenclature. क्लियर? ओके सर. चलो अब दो किराल कार्बन का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो दो किराल कार्बन तक हम खत्म करते हैं. ओके बच्चों, चलो फटाफट फटाफट दो किराल कार्बन तक के एग्जांपल लेते हैं. 1 2 3 4. यहां मैं लगा देता हूं, आगे क्या लिखा था मेरे को याद नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं. OH NH2, फिर यहां पे लेते हैं, समझ लो कि NH2, यहां पे लेते हैं OH और यहां मैं लेता हूं एग्जांपल CH3. चलो कौन से दो कायरल सेंटर है, ये पहला कायरल सेंटर है, दूसरा कायरल सेंटर. ऑप्शन ऐसा होता है 2s 3s 2r 3r 2s 3r and 2r 3s. चलो कौन सा नोमेनक्लेचर आएगा और कैसे करें. तो क्या करना है कि किराल कार्बन को इंडिविजुअली पकड़ के उसको अलग खींच लो. ओके, चलो पहला वाला, तो ये कार्बन ऊपर लगा देते हैं हम COOH, यहाँ लगा देते हैं OH, यहाँ लगा देते हैं NH2 और इसके साथ प्रेजेंट है C के साथ N and C के साथ O. यस, ओके. चलो इसकी बात करते हैं. COOH मोर रिएक्टिव, ये नोमेनक्लेचर के नंबरिंग. हाँ, यहाँ पे C, नीचे CH3 है, यहाँ NH2 है, यहाँ OH है, यहाँ C के साथ O and C के साथ N. चलो चालू करें. बोलो कायरल सेंटर पहले में कौन है. सर ये रहा कायरल सेंटर. चलो एटॉमिक नंबर चेक करते हैं. ये O है, C है, N है, NC है. बोलो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका. सर ऑब्वियसली OH का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी. उसके बाद किसका सर, NH2 का, सेकंड प्रायोरिटी. बोलो C के बाद डबल O के, C के बाद O and N. ऑब्वियसली C डबल बॉन्ड O है, ये सिंगल बॉन्ड O है. डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4. चलो तो रोटेट करो 1 2 3, तो क्या आया, सेकंड पोजीशन पे. आगे देखो एप्लिंग रूल है, चौगा लग रहा है, चौगा नहीं सर, चौगा नहीं लग रहा. फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल नहीं है सर, चौगा नहीं लग रहा. फोर्थ प्रायोरिटी इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल एंड ड्यू टू दैट रीजन ये हमारे पास है 2r. यस, क्लॉकवाइज है. चलो नेक्स्ट इसकी बात करते हैं. ये हमारे पास टारगेट. चलो फर्स्ट 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 एलिमेंट, सबसे पहला कौन, OH, फिर कौन, NH2, फिर C के बाद O और फिर ये. तो 1 से 2 से 3 2 1. चौगा लग रहा है, नहीं सर चौगा नहीं लग रहा, तो 3s. तो व्हाट इज आवर आंसर, 2r एंड 3s इज आवर आंसर. ऐसे आप लोग बाइफरकेट करके भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो. ऐसे बच्चों आप लोग बाइफरकेट करके परफेक्ट नोमेनक्लेचर कर सकते हो. चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. आप लोग आंसर लिखने का ट्राई करना. ओके, वी टेक अनदर एग्जांपल. तो आप लोग आंसर लिखने का ट्राई करो. ओके, चलो तो मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ. ट्राई टू सॉल्व. ओके, विद इन 20 सेकंड. अगर आपको आता होगा तो 20 सेकंड भी आपके लिए बहुत है. आप बच्चे सब इतने ब्रिलियंट हो कि आप लोग बता पाओगे, मेरे को पूरा भरोसा है. ओके, ये CH3 और ये H कर देते हैं, यहाँ पे मैं NO2 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ OH कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3. चलो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करो. ऑप्शन वही रहेंगे. ओके, COOH मोर रिएक्टिव है तो आपको ऊपर से नंबरिंग करना है, ऊपर से आपको नीचे की ओर जाना है और बोलना है कि 2r 3s आएगा कि 3s 2r आएगा. चलो टाइम स्टार्ट आपका 20 सेकंड. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये रहे दो हमारे पास कायरल सेंटर। चलो कायरल सेंटर को पकड़ो। ये सबसे पहले ऊपर COOH, फिर हमारे पास CH3, फिर हमारे पास H, फिर C के साथ N एंड C के साथ O आ जाएगा। चलो फिर दूसरा वाले को पकड़ो। यहाँ पे हमारे पास C है, फिर हमारे पास है CH3, फिर हमारे पास है NO2, फिर हमारे पास है OH, फिर हमारे पास है C के साथ C एंड C के साथ H। ओके चलो तो स्टार्ट करें मेरे प्यारे बच्चों। यस सर स्टार्ट करते हैं। यस ये हमारा कायरल सेंटर, तो एक C और एक H, कार्बन कार्बन की कंपैरिजन। चलो तो C डबल बॉन्ड हो सबसे पहले आएगा, यस सर। फिर CN वाला सेकंड में आएगा, CH3 वाला थर्ड आएगा और ये फोर्थ आएगा। चलो इसमें ये हमारा टारगेटेड कार्बन। चलो तो NOCC बोलो सबसे पहले कौन सर? O सबसे पहले, उसके बाद कौन सर? N, उसके बाद फिर C के साथ H, ऑब्वियसली सर ये, और फिर ये फोर्थ। चलो क्लियर हुआ? यस सर। चलो रोटेट करो। 1 2 2 गए, 2 2 3 गए, 3 2 1 गए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुए तो 2 पे आया S। कैसे रोटेट हुए मेरे प्यारे बच्चों? तो सर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुए, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गए तो हमारे पास आया S। बट चौगा लगा, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल हुई तो यहाँ पे आ जाएगा S की जगह आ जाएगा R आ जाएगा। यस फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल हो गई तो S की जगह आ जाएगा। यहाँ पे रोटेट करें तो 1 2 2 2 2 3 3 2 1, एंटी क्लॉकवाइज गए तो 3 पे S आ जाएगा। चौगा लग नहीं रहा तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 2R and 3S। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों। डिटेल अगर आपको स्टडी करना हो तो यस I give you instruction के go for the GNET सीरीज मैंने जो रखी है प्लेलिस्ट में, वहां जाके आप लोग बहुत डेप्थ में स्टडी कर सकते हो। ये भी डेप्थ ही था, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओवरव्यू दिया, लेकिन वहां और एक टॉपिक पे पूरा एक लेक्चर का आपको बड़ी मजा आएगी। इसमें तो मजा आएगी। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके बच्चों बाय, मिलते हैं, पढ़ते रहना सब कुछ, एक बार लिख देना। बाय बच्चों।